एकदम थ्रिलर फिल्म जैसा सीन लग रहा है ना। लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 1990 के दशक का इस्लामाबाद, दो देश, भयंकर तनाव और बीच में एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसने शायद इतिहास का पूरा रुख ही पलट दिया। आज हम इसी हाई स्टेक्स ऑपरेशन का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये उन अनसुने पन्नों की पड़ताल है जहां एक छोटी सी खबर रातों रात दुनिया का नक्शा बदल सकती थी। आइए सीधे इस मामले की गहराई में चलते हैं। जरा इस विरोधाभास की कल्पना कीजिए। रात के अंधेरे में जासूस, एक तरफ कमरे के अंदर बाथरूम में पाकिस्तानी आर्मी का एक कर्नल नहा रहा है, और ठीक उसी वक्त बाहर कमरे में उसकी अपनी पत्नी बेहद तेजी से और छुपकर उसकी टॉप सीक्रेट फाइलें पढ़ रही है। वो बार बार घबराकर दरवाजे की तरफ देखती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो इसका सीधा मतलब था मौत। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। इसी भारी दबाव और खतरे के साए में ये पूरा खुफिया ऑपरेशन चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक मशहूर डॉक्टर सीमा पार सैन्य रहस्य क्यों भेज रही थी? ध्यान दीजिए, वो महिला कोई मामूली नागरिक नहीं थी। वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल की एक बेहद सम्मानित और जानी मानी डॉक्टर थी। फिर भी रात के 2 से 3 बजे के बीच वो एक सीक्रेट ट्रांसमीटर के जरिए हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी को कोडेड मैसेज भेज रही थी। जिसके पास समाज में इतनी इज्जत हो, एक महफूज जिंदगी हो, वो सरहद पार ऐसे राज भेजकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी? यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1990 के दशक की शुरुआत में चलना होगा। बात हो रही है सादिया रहमान की। सादिया कोई जनजात जासूस नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो मूल रूप से कराची की रहने वाली एक आम लड़की थी जिसे हालातों ने इस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। उस दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच मेडिकल छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था, और सच कहूं तो इसी प्रोग्राम ने वो मंच तैयार किया जहां से सादिया की जिंदगी हमेशा के लिए पलटने वाली थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, चीजें कितनी तेजी से बदली। 1990 में सादिया इसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत आती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1991 में उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके भाई को, जो पाकिस्तानी नेवी में एक ऑफिसर था, देशद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। इस गहरे सदमे को उसके माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, अपने मामा मामी के सहारे जीने को मजबूर थी। फिर आता है साल 1992। सादिया दिल्ली में थी और तभी एक बेहद सुनियोजित तरीके से उससे संपर्क किया जाता है और उसे एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है। यहाँ जो भर्ती की रणनीति अपनाई गई वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी। सादिया के अंदर अपने भाई के साथ हुए अन्याय को लेकर जो एक गहरी टीस थी, जो दर्द था, उसी को केंद्र में रखा गया। उसे सीधा ऑफर दिया गया, अगर वो खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है तो उसके भाई को जेल से छुड़ा लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों को किसी सुरक्षित देश में बसाने का भी पक्का वादा किया गया। आखिरकार एक बहन के अपने भाई के प्रति इसी अटूट लगाव ने उसे इस खतरनाक रास्ते पर कदम रखने के लिए राजी कर लिया। एक बार सहमति बन गई तो सादिया का मिशन शुरू हो गया। लक्ष्य एकदम साफ था, पाकिस्तान की मिलिट्री व्यवस्था के बिल्कुल अंदर तक पहुंचना। और इसका पहला कदम क्या था? मिलिट्री अस्पताल में घुसपैठ। अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद जब वो पाकिस्तान लौटती है तो उसे सीधे इस्लामाबाद के मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तय थी, इस नौकरी ने उसे सीधे पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। जानकारी निकालने का उसका तरीका इतना नेचुरल था कि किसी को शक तक नहीं होता था। वो क्या करती थी? वो घायल सैनिकों का इलाज करती और उसी दौरान बहुत ही आराम से एक दोस्त की तरह उनसे बातचीत शुरू कर देती। हम सब जानते हैं कि जब इंसान दर्द में होता है तो वो अक्सर जज्बाती और थोड़ा कमजोर होता है। बस सादिया बातों ही बातों में सैन्य गतिविधियों, काफिलों का मूवमेंट और बाकी संवेदनशील जानकारियां बड़े आराम से उगलवा लेती थी, बिना किसी शक के। इतना बारीक और अचूक तरीका। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। अस्पताल में एक घायल पाकिस्तानी कर्नल लाया जाता है। नाम था आदिल। वो एक उग्रवादी हमले में घायल हुआ था। सादिया कई दिनों तक उसका इलाज करती है। अपने मिशन के हिसाब से वो आदिल से भी लंबी लंबी बातें करती ताकि कुछ अंदर की खबर मिल सके। लेकिन इस बार नतीजा कुछ और ही निकला। कर्नल आदिल को सादिया से प्यार हो जाता है।
अब जरा सादिया के नजरिए से सोचिए, एक आर्मी कर्नल से शादी करने का सीधा मतलब था सेना के बिल्कुल टॉप लेवल तक सीधी पहुंच, और हुआ भी यही। जल्द ही दोनों का निकाह हो जाता है। शादी के बाद तो जैसे सादिया का नेटवर्क और भी जबरदस्त हो गया। उसकी जिंदगी अब दो अलग अलग मोर्चों पर चल रही थी। एक तरफ उसकी हॉस्पिटल ड्यूटी थी, जहां से उसे सैनिकों के जमीनी मूवमेंट की पक्की खबर मिल जाती थी, और दूसरी तरफ थी उसकी होम लाइफ। एक कर्नल की पत्नी होने के नाते वो एलीट डिनर और शानदार पार्टियों में जाती। वहां क्या होता? वहां बड़े सैन्य अधिकारियों की पत्नियां बातों बातों में मिसाइलों की तैनाती और बड़ी सैन्य गतिविधियों की चर्चा कर बैठती थीं। सादिया बस चुपचाप सुनती रहती, और रात में जब पति सो जाता तो ट्रांसमीटर के जरिए ये सब कुछ सीधे सरहद पार। समय बीतता गया और हम आ पहुंचे साल 1993 में। ये वो वक्त था जब हालात बेहद तनावपूर्ण होने लगे थे। सादिया ने नोटिस किया कि उसके पति आदिल के घर लौटने का समय अचानक बदल गया है। घर पर बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियां आने जाने लगी। फिर एक शाम आदिल घर पर एक टॉप सीक्रेट फाइल लेकर आता है, उसे टेबल पर रखता है और नहाने चला जाता है। सादिया जब छुप के वो फाइल खोलती है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें पाकिस्तानी नेवी के बेहद संवेदनशील नक्शे थे। ये एक साफ और सीधा इशारा था कि कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। 2500, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ठीक उसी वक्त जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में सादिया काम कर रही थी, वहां अचानक से 2500 इमरजेंसी बेड्स तैयार करने का फरमान आ जाता है। किसी भी मिलिट्री अस्पताल में इतने बड़े पैमाने पर बिस्तरों की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक भयंकर युद्ध की आहट। सादिया पल भर में समझ गई थी कि ये जानकारी तुरंत सरहद पार पहुंचानी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तभी एक ऐसी रुकावट आती है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक दिन आदिल बेहद घबराया हुआ और गुस्से में घर लौटता है। वो सादिया को एक खौफनाक आदेश के बारे में बताता है, ISI का सर्च ऑर्डर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये भनक लग चुकी थी कि किसी अफसर के घर से ही सरहद पार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी अफसरों के घरों की सघन तलाशी का आदेश दे दिया। और सबसे खतरनाक बात, ये एक सीधा अल्टीमेटम था। जिसके भी घर से ट्रांसमीटर मिला, उसका सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। सोचिए, मौत अब सीधे सादिया के दरवाजे पर खड़ी थी। और यहीं से शुरू होती है वो आखिरी और सबसे भयानक रात। मौत इतने करीब थी, फिर भी सादिया ने हिम्मत नहीं हारी। उस रात तलाशी की टेंशन को दूर करने के बहाने उसने आदिल को बातों में उलझाया और उसे खूब शराब पिला दी। आदिल नशे में धुत होकर फर्श पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद सादिया ने खुद को एक कंबल में लपेटा, बिल्कुल खामोशी से बाथरूम में गई, और रात के 2 से 3 बजे के बीच उसने वो आखिरी और सबसे अहम नेवल कोड और युद्ध की तैयारियों की रिपोर्ट ट्रांसमिट कर दी। उस आखिरी ट्रांसमिशन के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सरहद पार फिर कोई सीक्रेट कोड नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद ये खबर फैली कि सादिया और कर्नल आदिल दोनों ही बेहद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। उनकी कोई खबर नहीं थी। और हैरानी की बात तो ये है कि सेना की तरफ से भी उनके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उनकी ये गुमशुदगी साफ इशारा करती है कि शायद वो तलाशी अभियान उन तक पहुंच गया था। उन दोनों का असल में क्या हुआ, ये आज तक एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो अंत में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्या उस रात के उस एक आखिरी ट्रांसमिशन ने 1993 में ही एक बड़े युद्ध को टाल दिया था? हालांकि ये सब इतिहास और कुछ रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि कैसे खुफिया जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा भी इतिहास की पूरी दिशा बदल सकता है। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो चीजें हमें सतह पर एकदम शांत दिखाई देती हैं, उनके पीछे न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां दफन होती हैं।